हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग और साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग की, जिसे हम बोलते हैं टारगेट। अब हम जब स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक लेते हैं तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ये सबसे बड़ा डाउट निकल करके आ जाता है। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त अगर मैं टारगेट नहीं डिसाइड करूंगा पहले से, इसका मतलब मैं गलत स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं। क्यों, ऐसा क्यों है? अब एक बार एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। एक स्टॉक चल रहा है अभी 100 रुपए। आपने देखा कि ये मेरे पोर्टफोलियो साइज का, अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो मैं इसको 1/10 इनपुट कर सकता हूं। 1/10 मतलब मैं इसमें 20,000 रुपए डालने वाला हूं, और 20,000 रुपए डालने के लिए मैं इसमें 200 शेयर परचेस करूंगा। जैसे मैं 200 शेयर परचेस करूंगा मेरे 20,000 रुपए लग जाएंगे। यहां तक बिल्कुल क्लियर था। अभी क्या हुआ, ये 100 रुपए का स्टॉक 120 पहुंचा, तो क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल आता है। अब यहाँ पे 120 तक पहुंचा, पहले तो सवाल ये आ जाएगा कितने लोग रुक पाए कि नहीं रुक पाए। तो देखिए, मैं बताता हूं कौन रुक सकता है, इसके पीछे की मेथड क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए, रुकेगा कौन? जो 2 लाख का 1/10 डाल रहा है वही रुक सकता है, और इसको होने में 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, और 3 महीना भी लग सकता है। ये मिनिमम टाइम फ्रेम है, मतलब इतना मैक्सिमम आपको लेके चलना है, और ये 15 दिन मिनिमम है, क्योंकि एक दिन में तो 20% चलने नहीं वाला, ये आपको मान के चलना है। ऐसा तो कोई दिग्गज है नहीं कि आज वो पकड़ेगा और कल उसके स्टॉक 20% भागेंगे। ऐसा रेयर के सिनेरियो में पॉसिबल है, पर हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक स्टॉक 3 महीने से ज्यादा नहीं चल पा रहा है पर वो प्लस में खड़ा है तो ठीक है, पर 3 महीने हो गए आपके स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखे और अभी वो पहुंच गया है 90, 80, तो वो एग्जिट करने की सिचुएशन पे, ये चीज का भी ध्यान हमको रखना है। अभी स्टॉक एग्जिट कब करने, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूं। हम बात कर रहे हैं टारगेट की। तो देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सीधा सा रूल बना रहा हूं। एक होगा मेरा परसेंटेज वाला रूल, और दूसरा होगा मेरा एक्सटेंड करने वाला रूल, कि आप कितना एक्सटेंड कर सकते हो फिर उसके ऊपर। तो देखिए, एक स्टॉक है, आपने 100 रुपए पे खरीदा और वो 110 पहुंचा, तो आपने 200 शेयर लिए थे ना, आपने 100 बेच देने, बिल्कुल बिना दिमाग लगाए आपको 100 सेल करने ही करने हैं। अब आप पूछोगे क्यों करने, मुझे तो दिखता है कि कल ही 115 भी जाएगा। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि 10 में से 8 स्टॉक वापस लौटेंगे। स्टॉक क्या होता है, हमेशा सब्र लेके चलता है, वो सांस लेके चलता है। वो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल धनाधन चलते चले जा रहा है। जैसा एक गधा व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता है 200 की रफ्तार पे, 100 की रफ्तार पे, वैसे स्टॉक नहीं चलते हैं। स्टॉक के चलने का टेक्निक क्या होता है, स्टॉक बहुत सिंपल वे में बहुत शांति के साथ चलता है। स्टॉक हमेशा सांस लेके और पॉज लेके चलेगा। अगर उसने 2 दिन बड़ी तेजी करी है, तीसरे दिन आपको कुछ ऐसा मूव देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब उसने क्या करा, उसने यहाँ पे सांस ली। अब वो क्या करेगा, अब वो यहाँ पे आगे के लिए अगर ऐसा नीचे की तरफ ड्रैग करेगा तो उसने क्या ले लिया है, एक सिस्टमेटिक पॉज बना लिया है। ऐसे में अगर आपकी ये रैली यहाँ पे 10%, 11% टच कर रही थी, तो हमने अगर आधा खाली कर दिया ना, तो जब ये प्राइस वापस लौटती है हम तब खाली नहीं करते। आदमी गलती क्या करता है, ध्यान से सुनना। वो क्या करेगा, जब स्टॉक ऐसे जाने के बाद ऐसे पलटा तो उसको दिखेगा यहाँ मेरा यार 12% हो गया था, अभी 8% बच रहा है, अभी 8% तो हो रहा है, एक काम करता हूँ आधा निकाल लेता हूँ। अरे समझदार, अगर तेरे को आधा ही निकालना था तो तेरा एक नियम होना चाहिए था कि 10% जाएगा तो मैं निकालता। अभी 10% वाला नियम मैंने क्यों बनाया है ये मैं आपको बताता हूं कि 10% ही क्यों। सुनना ध्यान से। मैं निफ्टी के ट्रेंड को देख रहा हूं। इस वक्त आप किसी भी गली मोहल्ले के बच्चे से पूछोगे कि मार्केट क्या कर रहा है, तो वो बोलेगा मार्केट क्या कर रहा है, बोले तेजी कर रहा है। अगर मार्केट तेजी कर रहा है यानी कि निफ्टी बुलिश है, तो मैं यहां पे 10% के आसपास के टारगेट्स सेट करूंगा। यानी कि कोई भी स्टॉक 10% चलेगा मुझे खाली करना है। उसके आगे का रूल मैं भी आपको बताता हूं। अब अगर निफ्टी बुलिश नहीं है, निफ्टी साइडवेज टू बेरिश फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो यही मेरे टारगेट 5% से 7% के बीच में आ जाते हैं, जितना वो उस दिन खिंच जाए। जैसे आज ओपन हुआ, उसने आज 5% मार चुका है, तो अभी आज में अगर वो 7% पहुंचेगा तो मेरे को आधा खाली करना है। कब? जब निफ्टी साइडवेज टू बेरिश फॉर्म में। अभी हाल पिछले अगर आप साल भर से देखोगे तो निफ्टी बेरिश बहुत कम बार बनी है, और अधिकतर जो है वो बुलिश ही होकर के चली है। इसलिए हम 10% के एग्जाम्पल के थ्रू आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बोले इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं। जो स्टॉक एक बार 10% चल गया और उसमें मैंने आधा बुक कर दिया, आधा बुक करने के बाद बाकी जैसे ही वो 10 का 20 करेगा तो आपने बचे में से फिर आधा बुक करना है। ऐसे में मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्रेड को जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा लेके जा रहा हूं। अगर एक स्टॉक कंटिन्यूअसली भागते चले जा रहा है, जैसे कि एक्सिकॉम में हुआ था, जैसे जीई शिप में हुआ था, जिससे भी हाल आप और भी स्टॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वेरॉक इंजीनियरिंग या जेंसर टेक्नोलॉजी, इन सब में हुआ था, उसी हिसाब से ही यहां पर हमको काम करना है। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाएगी तो 20% पे आधा, फिर 30% पे फिर आधा। तो ऐसे में जब आप
आधे का भी आधा सेल करोगे और आखिरी में 40% पे बोले पूरा बेच दो। 40% पे क्या करना है, 40% में पूरा खाली कर देना है। तो आप देखोगे कि आपको बहुत ही शानदार और साबुत रिटर्न निकल करके आएंगे। अब ये क्या हुआ, ये 20,000 का छोटा सा टुकड़ा बिक रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 40% की और 10% की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है लगाई हुई कैपिटल की। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग में जाते हैं और ये वाली मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि मैं एक स्टॉक में थोड़ी सी कैपिटल ज्यादा लगा के चलूं, मतलब मेरी स्टार्टिंग जो बेस कैपिटल होगी वो इससे बढ़ करके इस तक तो कम से कम मिनिमम पहुंच जाएगी। जैसे ही ये कैपिटल आएगी आपके पास एक एक स्टॉक कितने का हो गया, अब कम से कम 35 हज़ार का, क्योंकि 15,000 तो हम डिप पे भी खरीदेंगे ना। इनिशियल बाइंग हमारी 35 की आएगी और जैसे स्टॉक 2 से 3% नीचे आएगा हम बाकी के 15,000 और डालेंगे। तो ये तो हमारी बाइंग की कुछ मेथड्स हैं, वो बाइंग की मेथड आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं ETF की अलग बाइंग इस्तेमाल करता हूँ, स्मॉल कैप के लिए अलग बाइंग मेथड है, लार्ज कैप के लिए अलग बाइंग मेथड है और मिड कैप के लिए अलग। अब देखिए स्मॉल कैप का एक मेरा नियम है, जिस जगह से मैंने स्मॉल कैप बाई किया अगर वहां से 5% नीचे आ रहा है इसका मतलब और पैसा डालना गड़बड़ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्मॉल कैप मैंने जहां से लिया है वहीं से चलना चाहिए। जबकि मिड कैप और लार्ज कैप में मैं ऐसा नहीं सोचता। लार्ज कैप में मैं थोड़ी क्वांटिटी डालूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये लार्ज कैप है, ये पलटेगा ही पलटेगा, इसको पलटना ही है। लार्ज कैप का एक नेचर है कि ये चलेगा फिर पलटेगा, फिर चलेगा फिर पलटेगा। तो जब वो बार बार पलटेगा ना, मेरे को लाल कैंडल जब वो देगा तब मेरे को तभी पकड़ना है कि जैसे ही इसने रेड कैंडल मारा और मैंने इसको पकड़ा। तो यही नियम मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब मैं बाइंग करने जाऊंगा लार्ज कैप के लिए तो मेरे कुछ अलग मेथड्स हैं। जब मैं स्मॉल कैप की बाइंग करूंगा तो मुझे चाहिए मैंने जिस दिन पकड़ाना, मैंने आज बाइंग करी, अगर वो 480 था तो मेरे को 479 नहीं देखना मेरे खरीदने के बाद। मैं इतना प्रिसाइज होने की कोशिश करता हूं, पर ये एकदम पक्की बात है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा कोई आज तक पैदा भी नहीं हुआ जो ये बोलेगा कि मैंने एक स्टॉक को 480 पे खरीदा और उसके बाद वो पलट के 479 नहीं हुआ। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 480 का स्टॉक 440 450 आता है, पर वहां पे फिर कुछ स्टॉप लॉसेस के नियम होते हैं कि हम क्या नियम सेट करते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो आप लोग जाके मेरी स्विंग ट्रेडिंग की एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर टारगेट का क्या ध्यान रखना है, तो मैंने आपके साथ एक नियम शेयर किया है कि 10% होगा तो ऐसा करना है, 20% होगा तो ऐसा करना है, 30% ऐसा करना है और 40% पे पूरा बेच देना है। क्या स्टॉक 40% जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। बीच में से घूम गया तो 20% से पलट के 10% आ गया, अब मैं क्या करूंगा? बोले उसकी कुछ मेथड है। जी हाँ बिल्कुल है। उसके लिए मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स दिखाता हूँ, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक पे लेके चलता हूँ जिन्होंने मूव किया है और आपको किस नेचर का ध्यान रखना है। अगर वो नेचर से मार्केट चलेगा तो मेरे को आउट होना है, वहां पे मैं फिक्स आउट हो जाऊंगा। फिर चाहे स्टॉक 40% चलाओ, 20% चलाओ कि 10%, वो क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। तो अब जो है मैं यहाँ पे मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक पर आ चुका हूँ। ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल में फेवरेट नहीं है, पर एक समय पर मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक में से एक था। बोले कैसे था? जैसे ही इसने पहली बार ये वाली एंट्री दी, ये फेवरेट हो गया था। अब सबसे पहले मुझे इसको देखना है, इसको फिल्टर करना है कि कौन सा स्टॉक। मुझे पता था कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है तो एक बार में बाइंग नहीं होगी, और दूसरा मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं तभी एंट्री करूंगा जब मैं श्योर हूं कि मार्केट अब यहां से पक्का चलेगा। तो कहां का मुझे दिखता है कि मार्केट पक्का चलेगा? देखो, एक न्यूबी को जैसा दिखाई देता है वही तरीका है। अगर ये कैंडल बनाया तो ये सबको दिखाई दिया तो मैं भी यही एंट्री करूंगा। मार्केट नीचे जा सकता है, चलने के बाद नीचे जाएगा, पर पहले चलेगा। फिर ये इस वाली जगह पे जैसे कूदना शुरू हुआ था, वो इसने एक स्पेसिफिक लेवल पार किया था जिस जगह पे एंट्री आई थी। ये पूरी रैली मैंने देखी। यहां बाय करने के बाद मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करा और वापस से चला, और यहां पे ये रैली पूरी मैंने देखी और इसमें पार्शियल क्वांटिटी बेची। क्यों? 10%, जो नियम था 10% चला। बोले बिल्कुल चला। जैसे 10% चला, आधी क्वांटिटी आउट, बाकी की रखी हुई है 20% टारगेट के लिए। नहीं पहुंचा। अब नहीं पहुंचा तो क्या करेंगे? प्राइस वापस से नीचे आ गई, अगला मोमेंटम, छोटी सी एंट्री, नहीं चला, प्राइस नीचे आई। और इस दिन सबसे ज्यादा पैनिक था। क्यों? ये कौन सी तारीख थी? ये वही 4 जून वाली तारीख थी जिस दिन सबको पैनिक था, उस दिन वाला पैनिक था। अब ध्यान से देखना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस जोन था। प्राइस इसके नीचे निकली, क्लोजिंग करी। अब मैं एसएल का कुछ नियम बनाया हूं स्मॉल कैप स्टॉक पे। ऐसे एक दिन नीचे निकल जाने पे स्टॉक नहीं काटा जाता, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। F&O ट्रेडिंग में और स्टॉक ऑप्शंस में और स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाने का जमीन आसमान का अंतर होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब यह है कि अगर आप ऑप्शन को सेल करते हो तो आपने बिल्कुल, अगर ऑप्शन को 40 रुपए बेचा है और 40 का वो ऑप्शन आपका 60 हो गया और आपका स्टॉप लॉस 65 का है, तो 65 का मैक्सिमम आप स्ट्रेच करोगे, 70 इससे ऊपर स्ट्रेच नहीं कर सकते, आपको काटना पड़ेगा। क्योंकि ये 40 का 60, 60 का 70, 70 का 110 और फिर 110 का वापस 40 होगा। तो वो जो 70 से 110 जाएगा ना, आपको वहां काटना पड़ेगा। इसलिए आपको कोशिश क्या करनी है कि 65 का मैं ज्यादा 70 स्ट्रेच करूंगा और उसके बाद मैं काट ही दूंगा, मतलब मुझे काटना है। आपको स्क्रीन पे नुकसान इतना बड़ा दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि इनका होता है लॉट साइज।
जबकि यहां पर मेरी मर्जी है कि मुझे 10 शेयर लेना है, 20 शेयर लेना है कि 2 लाख शेयर लेना है, ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी है। तो ये इसलिए जो है ये वाली ट्रेडिंग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू में चली जाती है, जबकि ये वाली ट्रेडिंग थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। तो ये चीज का विशेष ध्यान रख करके हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब ये डिप आया तो डिप आने के बाद जब दोबारा से यहाँ पे इसने मोमेंटम लेना शुरू किया, फिर इसने रैली करी, तो जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मैंने यहाँ खाली करी थी वो वापस से ऐड कर दी। अब मैं क्या हूँ, वापस उतनी क्वांटिटी पे बैठा हुआ हूँ और वही मेरा फिक्स्ड स्टॉप लॉस है ऑन क्लोजिंग बेसिस। प्राइस ऊपर की तरफ मूव करी, जैसे ही थोड़ा बहुत मूव आया, ये नीचे वाली बाइंग का अगर 10% हिट हुआ, उस दिन आधी क्वांटिटी खाली और बाकी का फिर फर्दर मूव हुआ, आधी खाली और फिर फर्दर मूव हुआ। तो यहां तक में मैंने मेरी पूरी क्वांटिटी खत्म कर दी थी, मेरा लगभग वो मूव हो चुका था जो मुझे चाहिए था। इसके बाद ये फर्दर और ऊपर की तरफ गया, कोई बात नहीं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं, कैप्चर्ड अपॉर्चुनिटी, जितना मुझे पकड़ना था उतना मैंने पकड़ लिया है। अब यहां से फिर वापस से नीचे आ गया। अब आगे की चाल क्या है वो हम बाद में फिर कभी देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में अगर आप पूछेंगे क्या मोमेंटम है, कुछ मोमेंटम नहीं है, साइडवेज है। जो रैली मुझे पकड़नी थी वो मैंने यहां से लगा के यहां तक मैं पूरी पकड़ ली। अब इसमें मैंने क्या रोल फॉलो किया आप ध्यान से देखोगे तो पहला 10%, 20%, 30%, और स्टॉक कहीं मुझे बीच में पलटता नजर आया नहीं आया। आप देखो यहां से अगर स्टॉक गिरा वापस से तो इतना मूव हुआ ही नहीं था कि मैं पैनिक करूं, यहां पे इतना बड़ा मूव नहीं हुआ था। अब ऐसा स्टॉक देखते हैं जहां पे ऐसा मूव हो गया तो मैं क्या करूं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अब वो एग्जांपल क्या होगा ध्यान से सुनना। हम इसी स्टॉक को ले लेते हैं, पर अब आप पहली बार एंट्री करने कहां पर आते हैं, बोले ये वाले ब्रेकआउट पे मैं एंट्री करता हूं। सबका अपना अपना नेचर होता है। आपने देखा कि एक स्टॉक चलना शुरू हो गया है और अगर अब ये वाला ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहां पे एंट्री करूंगा। आपने यहां एंट्री करी, स्टॉप लॉस आपने क्या सोचा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, सेंसेबल स्टॉप लॉस, एकदम जेन्युइन स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। और समझदार व्यक्ति बोलेगा ये स्टॉप लॉस है, इसके नीचे कम से कम क्या आनी चाहिए, क्लोजिंग आनी चाहिए और स्टॉक कम से कम 3 से 4 दिन इसके नीचे ठहरना चाहिए, तो मैं एग्जिट करने के बारे में सोचूंगा। मतलब जिन लोगों ने यहाँ एंट्री करी उनकी अभी तक एग्जिट नहीं आई होगी। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, प्राइस ऊपर की तरफ चली, क्या ये 10% हो गया, एक बार नापते हैं। तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि 10% का टारगेट तो यहाँ पे अचीवेबल रहा। मतलब मैं अगर 10% को लेकर चला होता तो मैंने आधा खाली कर दिया होता, मतलब मैं पैनिक में नहीं होता। अगर मैंने 10% का नियम बनाया होता तो यहाँ पे मुझे कोई पैनिक नहीं था, प्राइस ऊपर गई और ऊपर से जाके वापस सरक गई, पर मैं आधी क्वांटिटी निकाल चुका हूं। अब 10% जाने के बाद ऐसा क्या स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पे पूरा बेच देता, भले पूरे प्रॉफिट में नहीं बेचता, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता, पर क्या नेचर था। तो देखिए मैं आपको नीचे बता रहा हूं आप कहां एग्जिट करते। आपने जो ये वाला बेस लेवल यहां शिफ्ट किया था ना आपका स्टॉप लॉस, इसको आपको मॉडिफाई करके यहां पे लाना था। अब आप पूछोगे कैसे लाना था, आप इसका एक्सप्लेनेशन दो। देखो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये जो इतने दिन मार्केट यहां पर ठहरा ना, मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, इसे कहते हैं बॉक्स मेथड। तो जहां जहां स्टॉक जाते जाएगा वहां पे बॉक्स बनाते जाएगा, जहां पे भी स्टॉक होगा वहां पे क्या बनाएगा, बॉक्स बनाएगा। अब आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये बॉक्स के प्राइस नीचे और ऊपर कितने दिन ठहर रहा है। जैसे यहां पे प्राइस ने एक बार इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, उसके बाद एक बार क्लोज हुआ, 2 बार ऊपर गया, फिर नीचे क्लोज, फिर नीचे क्लोज, फिर नीचे क्लोज, फिर नीचे क्लोज, क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर सेलिंग है। अब जैसे ही मार्केट इस वाले जोन के नीचे आके इस दिन क्लोज करता है, यहां पे आपकी एग्जिट आ जानी चाहिए थी। तो आपकी जो बची आधी क्वांटिटी थी ना वो यहां एग्जिट करने का आपको इंडिकेशन आ चुका था। आगे की तरफ बढ़ते एक और स्टॉक शेयर करूंगा फटाफट। एंट्री करी, चल रहा है, सब दुनिया भर का कार्यक्रम हो गया। आप हमें यह बता दो कि अगर हमने यहां एंट्री करी होती, जैसे मैंने ये दिख रहा है मुझे बेस, अब मुझे दिख रहा है यहां से घूम के चलेगा, मैंने यहां पे एंट्री करी और एंट्री करता भी, याद देखो क्या होता है, जब स्टॉक ऐसे चल रहे होते हैं और ऐसे घूमते हैं ना तो आदमी यहां बिल्कुल एग्रेसिव बैठता है, फिर ऐसे घूमते हैं फिर आदमी यहां एग्रेसिव बैठता है। जैसे यहां पे हुआ, चला घूमा एग्रेसिव, चला फिर घूम गया कोई बात नहीं, फिर चला एग्रेसिव, जैसे नीचे आया यहाँ पे एग्रेसिव, फिर चला रैली मिल गई, आया वापस बाय, फिर चल दिया। तो ऐसे में आदमी कोशिश करता है यहाँ पे भी आके वही सेम अप्रोच लगाता है। आपने क्या करा, वो सेम अप्रोच लगाई। अगर आपने यहाँ बाइंग करने का यहाँ पे आकर के पहली बार बाइंग करी होती, कहां पर, इस वाले जोन पे अगर आपने पहली बार बाइंग करी होती तो आपका स्टॉप लॉस क्या होता। बहुत से लोग बोलेंगे ये स्विंग होता, नहीं, आपका स्टॉप लॉस होता है ये वाला स्विंग, आपको इतना दूर लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे इतना बड़ा परसेंटेज, तो ज्यादा मत खरीदो ना, आपकी कैपेसिटी मैंने पहले ही बताई है। अगर आप 20,000 रुपये डालने वाले थे तो बिल्कुल मत डालो, आप डालो मात्र 5,000। अब आप उससे अपने अकॉर्डिंग जीरो बढ़ाना, ठीक है। प्राइस नीचे सरकी, इसके नीचे निकली, अब इसके नीचे निकल के जैसे पलटी यहाँ पे दोबारा आपकी बाइंग यहाँ आती, जब इसे शानदार मूव दिया, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मॉडिफाई होकर ये वाला लेवल हो गया, क्योंकि उसने 2 बार यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे दिया है। जैसे उसे जस्टिफिकेशन देने के बाद यहाँ पे सरका, प्राइस सरकी, आपने अगले दिन प्लस देखा, कोई 10% नहीं हुआ, कोई 20% नहीं हुआ, ये मेरा मॉडिफाइड स्टॉप लॉस है। इसके नीचे अगर प्राइस 4-5 दिन से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा टिकेगी, मैं आउट करूंगा। तो मेरा मॉडिफाइड लेवल क्या था, मेरा मॉडिफाइड लेवल था ये वाला। अब इसके नीचे 4-5 दिन आप देखो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, आराम से प्राइस नीचे टिक रही है। अगर एक दिन ऊपर गई है तो वापस से पलट गई है।
क्लियर कट उसने इंडिकेशन दे दिया यहाँ पर कि अब मुझे आउट हो जाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक ऐसा चलेगा तो जब वो चल जाएगा तो मैं दोबारा एंट्री करूंगा, पर अभी हाल बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप वहां से बाहर निकलते तो आप 400 का स्टॉक 330 आने तक, 320 आने तक बच जाते। तो ये 70 पॉइंट की जो गिरावट होती है आप इससे बचते। कहां से कहां तक, मैं आपको नुकसान क्या होता, अब अपन ये समझते कि मेरा नुकसान होता क्या, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि आपका हमेशा मुनाफा ही होगा और हम हमेशा मुनाफा ही कैलकुलेट करेंगे। हम ये मान के चलते ये स्टॉक गिरा तो यहां पे 15% की मेरी इनिशियल बाइंग से, और दूसरा जो है आपका, अगर आपने सेकंड बाइंग यहां पर करी होती तो दूसरी वाली जो आपकी आती है 13% की। तो अगर आपने नेट इस स्टॉक में अगर 50,000 रुपए डाले होते तो आपका लगभग 7,500 रुपए के आसपास का नुकसान होता, जो कि हमें लेना भी पड़ेगा। क्योंकि जब ओरिएंट सीमेंट जैसा स्टॉक या फिर यही स्टॉक जब इनिशियली चल रहा है तो ये आपको 40% 50% की रिटर्न दे भी रहा है। अब आपको, अगर आप उस वाले फॉर्मेट में देखोगे कि मैंने थोड़ी सेल कर दी 10% पे, फिर थोड़ी सेल कर दी 20% पे, तो नेट जो है आपका 14 से 15% निकलेगा। और अगर आप 30 और 40% वाले तक चले गए तो आपका नेट 20% के आसपास, 18% के आसपास पहुंचेगा। तो आपका जब रिटर्न आ रहा है तो 18% का आ रहा है, जा रहा है तो 15% का जा रहा है। अब आप बोलोगे ये कौन सा एनालिसिस हुआ, आगे सुनना। मैं जो 10 स्टॉक में काम कर रहा हूं, 10 में से मेरी कोशिश है 7 चले और 3 गड़बड़ हो, तो 3 का -3 से एडजस्ट हो जाएगा और बाकी के बचे जो 4 है ना, वो मेरे नेट प्रॉफिट है मेरे अकाउंट पर। यही चीज का ध्यान रख करके मुझे वर्किंग करनी है। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि क्या हम इस स्टॉक को रख के नहीं बैठ सकते। ये डिपेंड करता है कि आपने स्विंग के लिए लिया था कि इन्वेस्टमेंट के लिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपका फंडामेंटल बिलीफ कितना तगड़ा है उसी स्पेसिफिक स्टॉक पे। ये पर्सन टू पर्सन उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और उसके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। ये था ओवरऑल एनालिसिस। जब मैं बात करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग की, उसके ऊपर बाइंग करने की और उसके स्पेसिफिक स्टॉप लॉस की, और विशेषकर क्या टारगेट पे मुझे एग्जिट करना है, इसकी बात थी। अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे शानदार कमेंट डाल दीजिएगा। तो डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग पे आपको बीच बीच में रुक के वीडियो शानदार वाली मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।